हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपना चतुर्दश पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आर्यभट्ट, और उसमें भी हमने इसके लास्ट वीडियो में आपके 3 प्रश्नों को करवा दिया है पूरा। अब हम चलते हैं अपने चतुर्थ प्रश्न पर, ठीक है, जिसमें लिखा है मंजुषातः यानी मंजुषा से पदानि चित्वा, पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब लिखा है नौकाम, नौकाम यानी हमारी नौका में, ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ क्या लिखा हुआ है, यानी हमारी धरती, पृथ्वी का अर्थ क्या हुआ, धरती, धरा, ठीक है, तदा यानी तब, चला यानी चलायमान, अस्तम यानी अस्त, ठीक है, अस्त होगा। अब देखते हैं हमारा कहाँ पर कौन सा अर्थ बनता है। लिखा है सूर्य, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशि च, और पश्चिम दिशा में गच्छति होता है, जाता है, क्या जाता है, अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है, नौका नहीं हो जाता है, पृथ्वी नहीं हो जाता है, तब नहीं हो जाता है, चलायमान नहीं हो जाता है, क्या हो जाता है, अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे लिखा है सूर्य अचला, सूर्य अचल है, पृथ्वी च, और पृथ्वी कैसी है, चला यानी चलायमान है, चलती रहती है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, सूर्य स्थिर है एक जगह पे, लेकिन पृथ्वी चला यानी चलायमान है, तो चला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे लिखा है कौन स्वकीय अक्षय घूर्णति। अब जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता, अब यहाँ पे तो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन लीजिए हमने कर दिया इसको गायब, अब इनको गायब कर देते हैं, फिर देख लीजिएगा फिर क्या उत्तर आएगा, तब तो समझ में आएगा कि क्या हमें इसमें भरना है। ठीक है, लिखा है स्वकीय अक्षय घूर्णति, अपने अक्ष पर घूमती है, कौन घूमती है बताइए, नौका घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तदा घूमती है, चला, अस्त कौन घूमती है, तो उत्तर आएगा हमारा क्या, पृथ्वी। ठीक है, अब लिखा हुआ है हमारे पास, कहते हैं यदा यानी जब, पृथिव्याः छाया पातेन, पृथ्वी की छाया पड़ने के द्वारा चंद्र का प्रकाश अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाता है, चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। तो चला चलने से होता है, नौका नौका में होता है, या तब, तो तदा का अर्थ क्या होता है, तब। तो एक और बात याद रखिए, जहां पर यदा होगा उसमें कहीं ना कहीं तदा जरूर होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये हमारा, हम लिख देंगे तदा। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है नौकायाम उपविष्ट मानव, यानी नौका में बैठा हुआ मानव स्थिरम अनुभवती, स्थिरम अनुभव करता है, किसको, नौका को, तो आप कहेंगे नौकाम, क्या हो जाएगा, नौकाम यानी नौका को। इसमें जो माँ है वो कैसा है हमारा, ये माँ हलंत लगा हुआ होगा। अरे भाई बहुत बड़ा बन गया ये तो ये कैसे हलंत लगाना है इतना, नौकाम यानी नौका को। ठीक है, तो ये आपके हो गए, मंजूषा से आपको शब्द दे दिए, उनसे चुनकर आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली। अब लिखा हुआ है संधि विच्छेद। अब जैसा कि इसके पहले पार्ट में हमने ये तो अपने केवल 5 संधि हैं, हमने कम से कम 20-25 आपको संधि शब्द करवा दिए जो कि आपके पूरे पाठ में आए हैं। तो ग्रंथो अयम हमने बताया किससे मिलकर बना था, ग्रंथः अयम शब्द से, ग्रंथः अयम शब्द से मिलकर बना, जिसमें कि उत्व संधि का नियम लगा है। और हमेशा हमने तोड़ने के लिए आपको बताया है कि कहीं पर भी आपको ओ की मात्रा के बाद अगर अवग्रह दिख जाए, ठीक है, याद नहीं रहे, कोई नियम याद नहीं रहे, तो इतना तो याद रहेगा विच्छेद करते समय कि अगर आपको ओ की मात्रा लगी हुई हो और उसके बाद अवग्रह का चिन्ह दिख रहा हो, तो क्या करना, ओ की मात्रा के स्थान पे लिख देना विसर्ग और अवग्रह के स्थान पे कर देना अ, तो बस आपकी विग्रह बन जाएगा, और दोनों, एक को विसर्ग दे देना, एक को अ दे देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या लिखा है, ग्रंथो अयम, तो क्या कर देंगे, ग्रंथ की ओ की जो मात्रा है बना देंगे विसर्ग और अवग्रह बना देंगे अ, तो ये आयम लिखा है, ये हो जाएगा अयम यानी यह, आयम नहीं टूटेगा, अयम टूटेगा, ग्रंथः अयम। ऐसे ही सूर्योचलः लिखा हुआ है, वो भी देखिए ओ की मात्रा है
कैसे बनेगा? सूर्योचलः, सूर्याचलः लिख दिया इन्होंने, लेकिन ये हमारा बना किन शब्दों से? सूर्योअचलः शब्द से। यहाँ पर भी क्या हो गया, ये थोड़ा सा ये जो शब्द है हमें गलत प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बुक में हम जब पढ़ रहे थे उसमें ये शब्द इस प्रकार से लिखा हुआ था, सूर्योचलः। ठीक है, तो सूर्याचला लिखा हुआ है। भाई सूर्याचला भी हो तो इसको हम दोनों प्रकार से आपको तोड़ के बता देते हैं। दोनों प्रकार से अगर सूर्याचला है तो हम क्या करेंगे, सूर्य शब्द में से बड़े आ की मात्रा है, 2 आ में टूटेगा तो एक सूर्य निकल आएगा, एक अचल निकल आएगा। लेकिन इसका अगर वहां पर बुक में थोड़ा कन्फर्म कर लीजिएगा कि अगर बुक में जो हमारा एक शब्द लिखा, शब्द कौन सा लिखा है? सूर्योचलः लिखा हुआ है। अगर ये शब्द हो, सूर्याचला हो तो इस प्रकार से तोड़ेंगे, लेकिन सूर्योचलः लिखा हुआ हो तो इसको आप तोड़िएगा, क्योंकि ओ की मात्रा को कीजिएगा आप किस में परिवर्तित? विसर्ग में, और अवग्रह को कर दीजिएगा अ में, और ये आपका सूर्यः अचलः शब्द मिलकर बनेगा। ठीक है, दोनों चीजें बता दी हैं, देख लीजिएगा। सूर्याचलः लिखा हुआ हो तो सूर्य अचल शब्द से मिलकर बना, यहाँ पे दीर्घ संधि का नियम लग गया। लेकिन वहीं पे अगर उस प्रकार से सूर्योचलः लिखा हुआ हो तो सूर्यः अचलः लिखेंगे आप। ठीक है, ऐसे तथैव किससे मिलकर बना है? अंक की बिंदी नहीं आएगी। तथैव शब्द किससे? ऐ की मात्रा कहाँ आती है? ऐ की मात्रा जहां पर भी दिखेगी वो हमारी किस में टूटती है? अ और ए में। किस में टूटती है? अ और ए में। अब अ हमारा छोटा बड़ा भी हो सकता है, और यहाँ ए और ऐ भी कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा चलेगा। भाई दोनों अ होने की संभावना है, हम देखेंगे कि कौन सी मात्रा हमारी सटीक बैठ रही है। तो हम क्या कहेंगे? ऐ की मात्रा को तोड़ेंगे। तो ऐ की मात्रा जैसे तोड़ी तो एक तरफ रह गया तथ और एक तरफ रह गया व। अब क्या करें? ऐ की मात्रा किस में टूट रही है? अ और आ में। तो पहले दोनों आ को देखते हैं। तो बड़ा आ देखें तो बन गया तथा, यानी वैसे ही। तो ये भाई ये शब्द बन गया। तथ अकेला कुछ नहीं बनता, अगर छोटा अ दे देते इसको तो कुछ नहीं बनता, लेकिन बड़ा आ देने से इसका अर्थ सही निकल आया, अर्थात ये जो ऐ की मात्रा है एक बड़े आ में टूट रही है। ठीक है, पीछे वाले को पीछे वाले में क्या बना है? वह बचा हुआ है। इसको अगर ऐ दे तो ऐव तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ए लगाने से एव यानी ही, तथा और एव दोनों ही हमारे एक अव्यय बन गए। तो इस प्रकार से ये हमारा किन शब्दों में टूटेगा? हमारे तथा और एव, एवं नहीं एवं। आगे लिखा है कालातिगामिनी, जिसमें हमारा कहां से टूटेगा? बोले काला। देखिए काला अकेला शब्द हमारे संस्कृत में नहीं बनता, काले शब्द को कहा जाता है कृष्ण। नहीं तो बच्चे सोचें कि काला को तोड़ दो तिगामिनी कुछ पुनः कुछ बन जाएगा, तो तिगामिनी भी कुछ नहीं होता है और काला भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करें? काल में जो बड़े की मात्रा लगी है बिना फालतू में तो लगाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं से तो आई होगी। कहाँ से आई है? संधि से आई है। तो बड़े की मात्रा कहाँ से आती है? हमारी दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि में बड़ा आ 2 आ के मिलने से बनता है। तो भाई जब ये 2 आ के मिलने से बना था तो टूटेगा भी तो 2 आ में ही। तो हम क्या करते हैं? दोनों को आ दे के देखते हैं। अच्छा, दोनों तरफ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? पहले छोटा दे के देखते हैं, फिर बड़ा दे के देखते हैं। पहले इस वाले को देखते हैं, काल शब्द को। काल शब्द में से ये जो था ना काला, अगर इसको तोड़ें, देखिए तोड़ने का क्या नियम होता है, ये देखिए लिखा है काला तिगामिनी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको कहां से तोड़ते हैं? यहां से तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो काल में से जब बड़े आ की मात्रा निकालेंगे तो ल तो आधा रह जाएगा और तिगामिनी अलग कर दिया हमने। ठीक है, टूट गया। अब इसको तोड़िए, आ को 2 आ में निकल आया, तो अब 1 आ इसको देके देखते हैं। तो भाई इसको जब छोटा आ मिलेगा तो ये काल शब्द बन जाएगा, अर्थात ये तो ठीक टूट गया। इसको भी आ दे देते हैं तो देखते हैं अतिगामिनी क्या सही बन रहा है? तो बोले हाँ, अतिगामिनी भी सही बन रहा है। तो हमने बड़े आ को 2 आ में तोड़ दिया और दोनों को एक एक छोटा छोटा अ पकड़ा दिया और कह दिया हो गया, विच्छेद हो गया, बंटवारा, ले जाओ। तो कालातिगामिनी किन शब्दों से मिलकर बना? काल और अतिगामिनी शब्दों से मिलकर बन गया। आगे देखिए प्रथमोपग्रह, क्या लिखा है? प्रथमोपग्रहस्य। ओ की मात्रा 2 जगह आती है। कहाँ आती है? या तो हमारी आती है किसमें? उत्व संधि में,
विसर्ग वाली, लेकिन उसके बाद हमें अ वाली चीजें मिल जाती हैं, कौन सा, अवग्रह वाला चिन्ह मिल जाता है, तो हम समझ लेते हैं उत्व। लेकिन एक ओ की मात्रा हमारी सबसे पहले स्वर संधि में गुण में भी बनती है। गुण की ओ की मात्रा किन किन से मिलकर बनती है? अ जब उ से मिलता है तब हमारा क्या बनता है? एक नया गुण बनता है। अ जब उ से दोस्ती करता है तो उन दोनों की मित्रता से एक नया गुण उत्पन्न होता है, दोनों के अंदर नया एक गुण आ जाता है, तो दोनों गायब होके ओ बन जाते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे भाई, प्रथमोपग्रह से लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे कैसे? लिख दिया प्रथमोपग्रहस्य, ठीक है, लिख दिया। अब हम किसको तोड़ना है? हमें ओ की मात्रा को तोड़ देना है। तो प्रथ अलग लिख दीजिए, लिख दिया। मो अलग लिख दीजिए, पग्रहस्य अलग लिख दीजिए, लिख दिया भाई। अब मो को हम अगर तोड़े तो म हलंत टूटेगा और ओ की मात्रा निकलेगी, हाँ निकलेगी, तो माँ फिर से इसको दे दीजिए। तो भाई माँ अपना हो गया प्रथम और ओ अलग कर दिया। अब ओ को तोड़ लेते हैं। ओ को तोड़े तो अ और उ से मिलकर ही बनता है ओ, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, बोले यहाँ छोटा बड़ा हो सकता है, कंडीशन ये नहीं कह रहे हैं कि केवल छोटा होगा। अभी हो सकता है कि अभी अपन जहाँ पे विग्रह कर रहे हैं वहाँ पे दोनों छोटो से काम चल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओ की मात्रा छोटे छोटे से ही मिलकर बने, छोटे आ और छोटे ऊ से मिलकर बने, ऐसा नहीं है। बड़ा आ और बड़ा ऊ भी अगर मिलेंगे तब भी ओ की मात्रा ही बनेगी। छोटा आ बड़ा मतलब ये होना बस क्या चाहिए, एक अ और एक ऊ होना चाहिए, ओ बनेगा। तो पहले छोटा अ इसको देखते हैं, तो ये बन गया प्रथम अ से, हाँ बोले बिल्कुल सही बात, प्रथमा से जरूरी नहीं, प्रथम से सही समझ में आ रहा है, यानी ये सही हमारा बन गया, ठीक है। अब इसको छोटा ऊ देख के देखते हैं, तो ये बन गया उपग्रह। अगर छोटा ऊ अगर नहीं बनता तब हम इसमें हम उपग्रह करते, लेकिन उपग्रह नहीं होता है, उपग्रह होता है, तो ये छोटा ऊ भी इसमें सही हो गया। तो हमने ओ की मात्रा को किस में तोड़ दिया? अ और ऊ में, तो संधि विच्छेद हो गया हमारा प्रथम उपग्रहस्य। इस प्रकार से ये हो जाते हैं संधि विच्छेद, ठीक। अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न पर, जिसमें लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम, यानी नीचे लिखे हुए पदों के विपरीतार्थक पदानी लिखत, विपरीत अर्थक पद लिखिए, विपरीत अर्थ वाले पद लिखिए। तो उदय का उल्टा क्या होता है? उदय यानी उगना, तो उल्टा हुआ अस्त, तो लिख दिया उदयः। अब उदय शब्द में भी प्रथमा विभक्ति, तो अस्त में भी प्रथमा विभक्ति ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा उदयः, तो उल्टा हुआ, उसका समानार्थक बनाया, विपरीतार्थक सॉरी, समानार्थक नहीं बनाना है, तो हो जाएगा अस्तः। लिखा है अचलः यानी ना चलने वाला, तो उसका उल्टा हो जाएगा चलः, तो चलः बन गया। अंधकारसः कहते हैं अंधकारः, अंधकारस ना लिखिए, हाँ लिखिए अंधकारः यानी अंधकार यानी अंधेरा, तो उसका उल्टा हो जाएगा प्रकाशः। स्थिरः स्थिर, तो अस्थिर जो स्थिर ना रहे। समादरः समादर यानी सम्मान, तो उसका उल्टा निरादर, निरादर यानी अपमान। कहते हैं आकाशस्य आकाश का, तो यहाँ पे देखिए आकाश का उल्टा पाताल होता है, लेकिन आकाश शब्द में स्य षष्ठी विभक्ति लगी है, तो उसके उल्टे शब्द में भी हम कहेंगे पाताल का। आकाश का तो कहेंगे पाताल का, ठीक है, कहेंगे। अब देखिए ऐसे ही देखिए, जैसे दिन का उल्टा रात होता है, ठीक है, यहाँ हमने लिखा दिन और यहाँ लिख दिया रात, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब दिन शब्द में जैसे दिवस लिखा है, तो दिवस शब्द में या दिन शब्द में अगर सप्तमी विभक्ति है, तो रात में भी हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो दिन शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो कहेंगे दिने, और रात को क्या कहा जाता है? निशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशा। तो यहाँ पे हम सप्तमी विभक्ति लगा के कहेंगे निशायाम। दिने यानी दिन में, तो उसका उल्टा हो जाएगा निशायाम यानी रात में। तो ध्यान कीजिएगा, जब भी आप ये विपरीतार्थक पद बना रहे हो तो उन शब्दों में विभक्ति जरूर देख लीजिए जिनके विपरीत हमें लगाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लिखा है प्रश्न अधोलिखितानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिख। पाठ से चुनकर समानार्थक पद निकालिए कि संसार शब्द का समानार्थक पाठ में क्या लिखा है? लोके। पहली ही लाइन में दृश्यते ही लोके, यानी लोक में, संसार में लोग देखते हैं। तो लोक जो शब्द है संसार का, देखिए संसार शब्द का हमारा समानार्थक बनता है लोक,
लेकिन संसार शब्द में जब एक ही मात्रा लगी है यानी सप्तमी विभक्ति लगी है तो लोक शब्द में भी हमें सप्तमी विभक्ति लगानी पड़ेगी, संसारे यानी संसार में, तो उसका समानार्थक भी बनेगा लोक में। ठीक है, अब लिखा है इदानीम, इदानीम एक अव्यय है, इदानीम यानी अब, तो इसी का समानार्थक हमारे पाठ में आया है अधुना, और सांप्रतम भी आया है। इदानीम, अधुना और सांप्रतम भी हमारा एक कहाँ से, प्रथम कहाँ आया है, हमारे पाठ में लिखा हुआ है सांप्रतम। इदानीम के दोनों समानार्थक होते हैं। वसुंधरा का, वसुंधरा किसको कहते हैं, धरती को कहते हैं, लेकिन हमारे पाठ में धरती नहीं आया है, धरा नहीं आया है, पृथ्वी आया है तो लिख दिया। समीपम यानी पास में, पास शब्द का अर्थ हमारे पाठ में कहाँ आया है, निकषा में आया है। गणनम, गणनम यानी गणना करना, गिनती करना, तो उसका हमारा समानार्थक क्या आया है, गणनम, उसमें भी माहलंत, तो आकलनम, इसमें भी माहलंत लगा दीजिए या अनुस्वार लगा दीजिए, एक ही बात हो जाएगी। राक्षसी यानी राक्षसी, तो उसका उल्टा हो जाएगा दानवो। आगे देखते हैं, अब आ गया है अधोलिखिता नाम पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए। ये जो हमारे पद लिखे हुए हैं इनको आधार मानकर आप वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे सांप्रतम, सांप्रतम शब्द का अर्थ होता है अब, इदानीम यानी अब, और कहते हैं अधुना यानी अब, एक ही बात होती है इनकी, अव्यय होते हैं। अब शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, 3 अर्थ ने 3 रूप बनते हैं। एक तरह से जैसे हमारी पृथ्वी को वसुंधरा भी कह देते हैं, धरती भी कह देते हैं, धरा भी कह देते हैं, तो ऐसे ही अब शब्द के जो अव्यय बनते हैं या समानार्थक बनते हैं, सांप्रतम, अधुना और इदानीम बनते हैं। ठीक है, तो कहा अब, तो अब का प्रयोग कीजिए, तो हम कहेंगे अब खेलना चाहिए। पढ़ाई हो गई बहुत, बस पाठ खत्म हो जाए फिर खेल सकते हैं। तो सांप्रतम क्रीडनीयम, अनियर लगा दिया क्रीडा शब्द में अनियर, जिससे कि चाहिए का अर्थ निकल गया। सांप्रतम यानी अब, तो आप लिखेंगे सांप्रतम क्रीडनीयम यानी अब खेलना चाहिए। ठीक है, या सांप्रतम पठनीयम, अब पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब लिखा है निकषा यानी निकट, तो आप कहेंगे गृहम निकषा मंदिरम अस्ति, यानी घर के निकट मंदिर है। अब लिखा है परितः यानी चारों ओर, और भी बना सकते हैं, घर के निकट मंदिर है, घर के निकट विद्यालय है, घर के निकट वृक्ष है, गृहम निकषा वृक्षः अस्ति, गृहम निकषा नदी अस्ति, गृहम निकषा पर्वतः अस्ति, कुछ भी लिख दिए। परितः यानी चारों ओर, तो विद्यालय परितः, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। लिख दीजिए गृहम परितः वृक्षा सन्ति, घर के चारों ओर क्या है, हमारे वृक्ष है। कह सकते हैं आपके उद्यानम परितः वृक्षा सन्ति, उद्यान के चारों ओर वृक्ष है। तो कैसे भी वाक्य बना सकते हैं, परितः उसमें बीच में आना चाहिए। उपविष्टः यानी बैठो, अब अपन सिंपल सा कैसे कह सकते हैं, तत्र उपविष्ट, वहां बैठो, या कह सकते हैं सह उपविष्टः पठति, यानी उपविष्टः यानी वह बैठकर पढ़ता है। ठीक है, कर्म भूमि यानी जहां पर काम किया जाता है, तो आप कह सकते हैं पठनम एव में कर्म भूमि, पठनम एव, पढ़ना ही मेरी कर्म भूमि है ना। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, और भी कह सकते हैं कि गृहम यानी घर में, गृहम में कर्म भूमि, घर मेरी कर्म भूमि है। या जहां पर भी आप ला सकेंगे, विद्यालय को कह सकते हैं कि विद्यालय मम कर्म भूमि, विद्यालय मेरी कर्म भूमि है। वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकः का बोल दीजिए कि अहम वैज्ञानिकः अस्ति, मैं अहम वैज्ञानिकः अस्मि, अस्ति नहीं आएगा, अस्ति प्रथम पुरुष में आता है और मैं उत्तम पुरुष का होता है तो उसके लिए अस्मि आता है। तो कह सकते हैं अहम वैज्ञानिकः अस्मि, मैं वैज्ञानिक हूँ पर नहीं हूँ, मैं शिक्षिका हूँ। तो ऐसे वाक्य बनाए जा सकते हैं, साधारण से भी वाक्य बनाए जा सकते हैं, जैसा नहीं कि बहुत बड़े लंबी चौड़े तुम वैज्ञानिक हो, है ना। तो आप कह सकते हैं तुम त्वम वैज्ञानिकः असि,
तुम वैज्ञानिक हो। तो और क्या लिख सकते हैं, अहम वैज्ञानिकः भवितुम इच्छामि, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन हमें तो आपके शिक्षक बनना है, वो हमारा बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हाँ, आप बन सकते हैं, आप बनिए, बिल्कुल कोई बात नहीं है। और संस्कृत पढ़ लेंगे ना तो वैज्ञानिक जब बनेंगे तो बहुत काम में आएगी। फिर आपको वैल्यू समझ में आएगी कि संस्कृत क्यों मैम कहती हैं कि संस्कृत हमारी वैज्ञानिक भाषा है। बनिए तो जरा, साइंटिस्ट इसको कितना मानते हैं, तब पता चलेगा। जो कि अभी बच्चे कई कहते ना, अरे संस्कृत का क्या लाभ है या क्या पढ़ने से मिलेगा, जरा वैज्ञानिक बनिए, तब आपको लाभ और हानि सब पता चल जाएगी। सबसे सटीक भाषा है, सबसे उपयोगी भाषा है। आगे आने वाले जो कंप्यूटर बनने हैं उनमें कहा कि सबसे अच्छी जो लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए, वो सबसे अच्छी संस्कृत है। फिर मत पढ़िए संस्कृत, फिर सब लोग कहेंगे कि भारत की है प्राचीन भाषा संस्कृत, तो वहाँ पे संस्कृत पढ़ने वाले मिलेंगे और फिर कहेंगे भाई संस्कृत वाले बच्चे तो हैं ही नहीं यहाँ पे। जर्मनी के बच्चे पढ़ रहे हैं संस्कृत, वहाँ पे देखिए तो मंत्र उच्चारण करते हैं प्रार्थना में, है ना। तो हमें भी भूलनी नहीं है, अपनी भाषा को पढ़ते रहिए, कब कहाँ पे काम में आएगी आपको नहीं पता। तो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में पढ़ते रहिए, हमारी वेबसाइट का भी यूज़ कीजिए, जिसमें कि आपको ये सारे जो वीडियोस हैं बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। आपको लिखना है गूगल पे magnetbrains.com, इंटर करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट पेज हो जाता है ओपन। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आपके क्लासेस दिखने लगेंगे यहाँ पर। मान लीजिए आपको जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। माना हमने 8th क्लास को सिलेक्ट किया तो आपके 8th क्लास के सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। उनमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए हमने संस्कृत पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज हो गया ओपन, जिसमें कि लिखे हैं चैप्टर वाइज वीडियोस। हर चैप्टर के आपकी छोटी छोटी सी यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपने चैप्टर 1 को खोला तो उसके आपके सामने 3 वीडियोस आने लगेंगे, जिसमें ये लिखा है 3 लेक्चर्स हैं पहले चैप्टर में। तो तीनों में से मान लीजिए आपने पहले पे गए तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो जाता है, ठीक है। और इसी में अगर दूसरे पे जाना है तो नेक्स्ट से ही जा सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो फिर से अपनी मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। उसमें मान लीजिए सीधा हमने पहला दूसरा पढ़ लिया है और बाकी के पढ़ चुके हैं, सीधे हमें 13वें पार्ट पे पहुंचना है, त्रयोदश पार्ट पे, तो 13 लेसन पे क्लिक करेंगे, 13वां लेसन खुल जाएगा। क्योंकि प्लेलिस्ट में जब जाएंगे 13 लेसन के लिए आपको ऊपर नीचे बहुत देखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको मिलेगा बीच में। यानी यहाँ पे वेबसाइट पे एक के बाद स्टेप से तुरंत आप पहुँच जाएंगे। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अंतिम पाठ जो है हमारा पंचदश पाठ, पहेलिका यानी पहेलियाँ, उनको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।